पढ़ाना ठीक से बोल। बी फोकस ध्यान दो, ध्यान से समझे चीजों को। यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड के लिए बनता है, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज अभी तक समझाया नहीं हो यूनिट ऑफ चार्ज। देखो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज आप जानते हैं क्या होता है, कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम। जब भी कोई नया यूनिट आप डिसाइड करते हैं तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि ये कितना है। जब भी जैसे एक मीटर आपने बोला तो एक मीटर को डिफाइन करना पड़ता है, मीटर ये एक न्यूटन को डिफाइन करना पड़ा, एक जूल, एक आर, जो भी आपने यूनिट डिसाइड किया। तो 1 कूलॉम किसको कहेंगे, उसके लिए 1 कूलॉम को डिसाइड करना पड़ेगा, 1 कूलॉम कहे किसको। तो 1 कूलॉम का मतलब है आप कूलॉम्स लॉ से को पढ़ के क्या है, एफ यानी चार्ज बिटवीन, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स जो है वो कितना होता है, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, है ना। अच्छा, और k क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ना। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है फॉर वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस। बात बराबर है। वैक्यूम का मतलब ही फ्री स्पेस जहां कुछ नहीं है, और एयर के लिए भी लगभग उतना ही होता है। k का वैल्यू, k की वैल्यू कितनी होती है, k इक्वल्स टू 9.0 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। देखो ना यहाँ से k का यूनिट क्या हो जाएगा, अगर k यहाँ से कैलकुलेट करें तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, fr स्क्वायर बाय q1 into q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट लिखें तो ये कूलॉम और ये भी क्या, कूलॉम इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, है ना। कभी कभी यूनिट भी पूछ देते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। ये इतना होता है, इसको गौर से देखिए। कूलॉम ने कहा कि हम 1 कूलॉम कहेंगे इसको, हमारे पास एक कांस्टेंट है ना, जिसके बेसिस पे हम 1 कूलॉम डिसाइड कर सकते हैं। 1 कूलॉम, कूलॉम के अकॉर्डिंग 1 कूलॉम का मतलब क्या, कि मान लीजिए कि 2 चार्ज पार्टिकल आपने लिए जिसके ऊपर सिमिलर चार्ज था, ये q1 है और ये क्या है, q2 है, दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज है। कितना चार्ज, इसके ऊपर भी q माना, इसके ऊपर भी q चार्ज माना, और इसके बीच का सेपरेशन उन्होंने कहा कि मान लो कि आप सेपरेशन 1 मीटर ले लें। सेपरेशन कितना ले लें, 1 मीटर ले लें, है। और इसका जो चार्ज इस तरह से वैरी करें इन दोनों के ऊपर कि दोनों का चार्ज बराबर हो, लेकिन इनके दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना वो 9.0 into 10 to the power 9 न्यूटन है। बात समझ पाए, बात समझे, 9.0 into 10 to the power 9 न्यूटन इतना फोर्स लगे। फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके बीच में एक स्प्रिंग बैलेंस जैसा कोई सिस्टम डेवलप करेंगे, कितना एक दूसरे को रिपेल कर रहा है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। लॉजिक समझ पा, बात समझे में क्या बोला, ये कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन हो गया। जैसे फोर्स हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, मान लो कि यहाँ पे 2 बॉडी है, इसको हमने किसी एक लाइट वेटेड फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट कर दिया। बात समझ पाते, अब जो फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग बैलेंस शो करके दे देगा कितना फोर्स लगा है। लॉजिक समझ पाए, बात समझ में आया, ठीक। तो फोर्स कैलकुलेट कब तक इस चार्ज को वेरी करते रहे, डिस्टेंस 1 मीटर ही रखे, और इस चार्ज को अगर फोर्स इससे ज्यादा लग रहा था तो चार्जेस दोनों जगह से चार्जेस को क्या किया, कम किया। अगर फोर्स कम लग रहा था तो दोनों जगह चार्जेस बढ़ाए, तब तक बढ़ाए जब तक एडजस्ट करते रहे चार्ज को, जब तक दोनों के ऊपर सेम चार्ज नहीं पैदा हो गया और इनके बीच में लगने वाला फोर्स 9 into 10 to the power 9 न्यूटन नहीं पैदा हो गया। जब ऐसा हुआ तो अब फायदा क्या हुआ, इस फॉर्मूला से देखें, यहाँ से F इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। बात समझ पाए, ठीक। तो ये फोर्स कितना हो गया, F इक्वल्स टू व्हाट, F इक्वल्स टू व्हाट 9.0 into 10 to the power 9। बात समझ पाए, ठीक। और इक्वल्स टू k q into q बाय r1 का स्क्वायर। बात समझ पाए, बात समझे, ठीक। तो q1, अच्छा पहले इसी को कैलकुलेट कर लें, 9.0 into 10 to the power 9 इक्वल्स टू k की वैल्यू रखी 9.0 into 10 to the power 9 into q स्क्वायर बाय 1। बात समझ रहे हैं, ठीक। यहाँ से डाटा क्या आ गया, यहाँ से डाटा आ गया ये और ये कैंसिल हो गया, q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और q इक्वल्स टू व्हाट, प्लस माइनस 1, यानी दोनों प्लस का या दोनों
माइनस का, या एक प्लस मैग्नीट्यूड ले तो माइनस भी ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझो, Q इक्वल्स टू 1 आ गया, यही 1 क्या है, कूलॉम है। बात समझो, बात समझ पाए? मतलब डेफिनेशन क्या होगी, द व्हेन 1 कूलॉम का डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन टू सिमिलर चार्जेस, when two similar charges having same magnitude are separated by a distance of 1 meter and the electrostatic force acting between them is of 9.0 into 10 to the power 9 Newton, then the amount of electric charge is non x d1 coulomb। बस समझिए, बात समझ में आया? सोच लो ध्यान से। क्या, जब दो सिमिलर चार्ज ये 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे गए और उनके बीच में लगभग 0 × 10⁹, तब चार्ज की वैल्यू क्या कैलकुलेट करके आई, 1 कूलम। डेफिनेशन 1 कूलम का क्या हो गया, 1 कूलम चार्ज क्या है, 1 कूलम चार्ज किसको कहा गया, एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन किया गया कि 1 कूलम चार्ज हम किसको कहें, एक रेफरेंस लिया गया कि जब दो सिमिलर चार्ज 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा जाए और उनके बीच में लगने वाला फोर्स यदि 9.0 × 10⁹ न्यूटन है, तब उन दोनों चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज है ना, वो कितना है, 1 कूलम का है। बात समझ पाए? बात समझिए, 1 कूलम का क्या मतलब, 1 कूलम का मतलब क्या, व्हेन two similar charges are separated by a distance of 1 meter and the electrostatic force acting between them is of 9.0 × 10⁹ Newton, then the amount of the charge is known as 1 coulomb। तो ऐसे डिसाइड करेंगे 1 कूलम क्या होता है। बात समझ, 1 कूलम की अंडरस्टैंडिंग होगी। 1 कूलम चार्ज कितना है, किसको आप 1 कूलम मानेंगे, जब दो सेम चार्ज 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे हुए हो और उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 9.0 × 10⁹ न्यूटन है, तब उन दोनों चार्ज के ऊपर जो दोनों चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज का अमाउंट है वो क्या है, 1 कूलम का है। बात समझ में आ गया? इस तरह से 1 कूलम डिसाइड हो जाता है, 1 कूलम इसको कहेंगे। अब उसके हिसाब से कहीं 2 कूलम कहीं कितना, वो डिसाइड होता रहेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? जैसे हाफ कूलम किसको बोलेंगे, हाफ कूलम का मतलब क्या, हाफ कूलम का मतलब जब दो सिमिलर चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया जाए और उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 9.0 × 10⁹ न्यूटन का आधा हो, तब दोनों के ऊपर आधा कूलम। समझ पाए? बात समझ में? 5 कूलम का क्या मतलब, इसी 5 कूलम का मतलब इसी का 5 गुना हो जाए। मतलब दो सिमिलर चार्ज बॉडी जब 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाए और उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाए, 5 × 9 × 10⁹ न्यूटन, तब कहेंगे कि इनके ऊपर जो चार्ज पाया जा रहा है वो क्या है, 5 कूलम का चार्ज। अब गौर से देखो जरा, समझो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, हाउ कैन यू से that 1 coulomb charge is a larger unit of charge। इस टोटल बोर्ड के अकॉर्डिंग सारी बात समझ। आप कैसे कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज एक बड़ा यूनिट है चार्ज का। बात समझ पाए? 1 कूलम चार्ज एक चार्ज का बड़ा यूनिट है। कैसे? ध्यान से देखिए, दो चार्ज बॉडी मान लीजिए इक्वली चार्ज हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, और इनके बीच में लगने वाला
इसके ऊपर भी 1 कूलम चार्ज है और इसके ऊपर भी 1 कूलम चार्ज है। इसका मतलब जो फोर्स अभी इनके बीच में लग रहा है 9.0 × 10⁹ न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, और इतना फोर्स कोई छोटा मोटा फोर्स हुआ, ये बहुत ज्यादा फोर्स है, ये बहुत तो बड़ा फोर्स का वैल्यू हो गया, नहीं हो गया? बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना, हाँ कितनी बड़ी हो गई, जरा कल्पना करो 9 कितनी बड़ी हो गई, F आ गया 9.0 × 10⁹ न्यूटन। इसका मतलब क्या, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ठीक, इतना न्यूटन का मतलब 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 10 100 1000 10,000 100,000 million 10 million 100 million बिलियन 9 बिलियन न्यूटन। बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, एक ही मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए। So because the force of attraction, the electrostatic force acting between the two charged particles, when the charge on the body on the particles are 1 coulomb on each, and the force of attraction between them is of 9.0 × 10⁹, which is approximate equals to 9 billion Newton. It means that the value of the 1 coulomb is very large. बात समझ पाए, बात समझे, कोई डाउट? तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा यूनिट है, चार्ज का एक बड़ा यूनिट है 1 कूलम। इसलिए जो प्रैक्टिकली हम लेते हैं ना, सो फॉर जनरलाइजेशन ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, generally we take the unit of charge in microcoulomb, millicoulomb, or in microcoulomb। बात समझ पाए, बात समझ। इसलिए आप जब न्यूमेरिकल निकालते हैं या देखेंगे, अब न्यूमेरिकल निकालना शुरू कर दें तो देखेंगे कि आमतौर पे जो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज दिया जा रहा है ना, वो या तो मिलीकूलम है या माइक्रोकूलम है। क्यों? क्योंकि 1 कूलम चार्ज एक बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का, समझ पाए, और वो हमारी मजबूरी है कि हमारा ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है, तो बात हम कूलम भी करते हैं, लेकिन 1 कूलम चार्ज जो है वो काफी बड़ा चार्ज है, समझ गए? अच्छा, एक तो ये, और दूसरा तरीका कि ये क्या, हाउ कैन यू से दैट 1 कूलम ऑफ चार्ज इज ए लार्जर यूनिट ऑफ चार्ज? इसका एक जवाब और है, और वो जवाब क्या है? जवाब ये है कि बिकॉज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है ना, ठीक। देयरफॉर 1 कूलम का मतलब कितना, 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। अब 1 कूलम चार्ज में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज बड़ा यूनिट है चार्ज का। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज एक बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। लॉजिक समझ गए, बात समझिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से बनेगा, इतने इलेक्ट्रॉन से, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना। 6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 था, तो 16 जीरो डाल दे, 2.25। बात समझ, देखिए कितना चार्ज है, 1 10 100 1000 10,000 कितने इलेक्ट्रॉन से 1 कूलम में, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन 6250 100 ट्रिलियन, है? बात समझ पाए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इंडिकेट करता है कि 1 कूलम चार्ज एक लार्जर यूनिट ऑफ चार्ज है। समझ पाए?
बात समझे? कोई डाउट? बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये था। कुछ बातें इसमें और जो शेयर कर लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई होगी वन कूलम की, या किसी को डाउट? अरे बोला करो ना, देखो पढ़ाई कम्युनिकेटिव होती है, मैं भी बोलूँ आप भी बोलिए। अब आप चुप हो जाते, पूछता हूँ कोई दिक्कत तो चुप रहते, बट कोई प्रॉब्लम है किसी को? वन कूलम चार्ज की समझ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक कूलम चार्ज का मतलब क्या? एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज वहाँ। मान लो 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो चार्ज यहाँ है उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज वहाँ है, और 1 मीटर का डिस्टेंस है। अगर दोनों निगेटिव है तो रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। अगर ये रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स 9.0 × 10⁹ न्यूटन है, मेजर कर लिया गया, तो इसका मतलब वो दोनों चार्ज जो है एक कूलम के चार्ज होंगे। बात समझ गए? ठीक। अच्छा, ये तो सीजीएस यूनिट हो गया, और ये तो ऐसा यूनिट हो गया। अब दूसरा ये पूछ दिया जाता है कभी कभी, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना? सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही क्या कहा जाता है? ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक, और इसी को कहा जाता है क्या? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन यानी कि जो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वही क्या है? फ्रैंकलिन। वन फ्रैंकलिन किसको कहेंगे? जिसको हम क्या बोलेंगे? 1 ESU। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ पाए? ठीक, और इसी को क्या बोलेंगे? स्टैट कूलम। तो जो जितना क्या है? 1 फ्रैंकलिन है वही 1 ESU है, वही क्या है? 1 स्टैट कूलम। अगर आपसे पूछ दे कि सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो आप बोलेंगे स्टैट कूलम। बात समझ पाए? बात समझिए? ठीक, उसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं, फ्रैंकलिन क्यों कहते हैं, चर्चा करेंगे। ठीक है, ये होता कितना है ध्यान देखिएगा। आप जानते हैं इन एसआई सिस्टम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे छोटा यूनिट चार्ज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, इसी को 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे, 1 यूनिट चार्ज बोल रहे, अभी वही होगा। कोई डाउट? बात समझ गए? ठीक, अच्छा। इन सीजीएस सिस्टम, जैसे हमने अभी मेजर करना बता दिया ना, 1 कूलम को कैसे मेजर करेंगे, तो सीजीएस सिस्टम में जाएंगे, स्टैट कूलम बोलेंगे उस चीज को, वही उसी घटना को। इन सीजीएस सिस्टम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 4.8 × 10⁻⁻10 कूलम। बात समझ पाए? बात समझे? याद रखना पड़ेगा ये बात, है ना? तो याद रखने की थोड़ी सुविधा क्या है, ध्यान से देखना। 16 किया क्या है? 48, ऐसे कंपेयर कर दे। ठीक है, और इसको याद रख लें, ये 10⁻⁻19 है, तो ये 10⁻10, सॉरी गलत किया, इतना स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। बात समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट? इसका मतलब क्या कि 1.6, और इस बात को लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इक्वल्स टू 4.8 × 10⁻10 स्टैट कूलम। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाए जाने वाला चार्ज है ना? ठीक, और 1 कूलम यहाँ से क्या आ जाएगा? 4.8 × 10⁻10 बाय 1.6 × 10⁻19 स्टैट कूलम। बात समझे? स्टैट कूलम यानी 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम।
बात समझ गए? कभी कभी पूछ देता है डाटा। कोई डाउट किसी को? बात समझ गए? 1 कूलम कितने स्टैट कूलम के बराबर है? 3 × 10⁹ 9 स्टैट कूलम के बराबर। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? स्टैट कूलम है, जिसमें 1 स्टैट कूलम इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज पाया जा रहा है वो कितना है स्टैट कूलम में? 4.8 × 10⁻⁻10 स्टैट कूलम। जिससे कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाता है? रिलेशनशिप बिटवीन कूलम एंड स्टैट कूलम। कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशनशिप क्या है कि 1 कूलम इक्वल्स टू 3.0 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। समझ गए? किसी को डाउट? ठीक, बी फोकस्ड। अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो EMU है। ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझे? ठीक। और 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, ध्यान दें, बी फोकस्ड। बात समझे? 1 EMU कितना होता है? 3.0 × 10⁻10 स्टैट कूलम। ध्यान रखना, ये डाटा और याद रखने का होगा। ये सारा चीज नीट वगैरह में पूछा जाता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, छोटे छोटे डाटा। बात समझता है? छोटे छोटे क्वेश्चन डाटा याद रखना। तो 1 EMU इक्वल्स टू 3.0 × 10⁻10 स्टैट कूलम। एक EMU जो और एक यूनिट है चार्ज को मेजर करने का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। और 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कितना किसके बराबर होता है? इतने स्टैट कूलम। अगर इसको कन्वर्ट करें कूलम में तो कितना होगा? ध्यान से देखना। और 1 EMU इक्वल्स टू 3.0 × 10⁻9 × 10 इधर ही मल्टीप्लाई कर दूं। 3.0 × 10⁻9 स्टैट कूलम। बात समझ में? क्यों ऐसा कर दिया? क्योंकि कूलम में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि आपके पास डाटा क्या आया था? 1 कूलम इक्वल्स टू इतना स्टैट कूलम। बात समझ पाए? ठीक। और 1 EMU इक्वल्स टू 10 और इतना स्टैट कूलम का मतलब कूलम। बात समझ गए? बात समझ में आया? कोई डाउट किसी को? अब डाटा क्या आ गया आपके पास? 1 फ्रैंकलिन किसके बराबर? 1 स्टैट कूलम के बराबर। एक डाटा 1 ये आ गया। 1 ESU भी 1 फ्रैंकलिन यानी कि 1 स्टैट कूलम। 1 स्टैट कूलम तो 1 स्टैट कूलम होता ही है। 1 स्टैट कूलम, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना? ये सब डाटा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टैट कूलम में चार्ज कितना? 4.8 × 10⁻⁻10। अगर बेसिक चार्ज आपको याद है, याद रखो, इसका 3 गुना ये हो जाएगा और ये 10⁻⁻19 है और यहाँ 10⁻10 एक रेफरेंस याद रखिए बस। उसके बाद एक कूलम और स्टैट कूलम के बीच में रिलेशन 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम। ठीक। और 1 EMU बराबर 3.0 × 10⁻10 स्टैट कूलम। ये डाटा ये याद रखना होगा। एक डाटा ये आपको पहले से ही याद रहता है, एक डाटा ये याद रखना होगा। 2 डाटा याद रहे तो बातें हो जाएंगी, है? बात समझ गए? कोई डाउट? ठीक बच्चे, वो आपको सब मिल जाएगा, क्यों परेशान? बस फोकस यहाँ मन में सोचो, याद कर लेते हैं, बार बार सोचो, याद कर लेते हैं। लिखने से क्या होगा? सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का है क्लासरूम में फोकस्ड होकर पढ़े और घर पे जाके कोई अच्छी किताब पढ़े, बार बार पढ़े, एक बार नहीं, बार 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 बार। जितने बार पढ़ोगे समझ लो उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी।
लिख सकते हो, नहीं याद रहता है तो 2-4 बार पढ़ के लिखो, फिर देखो कितना करेक्शन हुआ, फिर पढ़ो फिर लिखो। आप तो सोचेंगे ना ये तरीका सबसे गलत है कि आप सोचते हैं कि क्लासरूम में जाकर के सर बता दिए हमें आ गया, नहीं आया। सर को भी नहीं आया था, सर ने सैकड़ों बार पढ़ाया तो आया, सीधा बात समझ। आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। सर बता देंगे तो नहीं आएगा, हाँ सर बता देंगे तो ये होगा कि अब आप करें। अब ध्यान से देखना, अब एक चीज और याद रख लो, दा अगर कभी पूछ दे स्मॉलेस्ट, ये अक्सर पूछ जाता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्या है? स्टैट कूलॉम है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी जिस यूनिट पे हमने डिस्कस किया वो क्या था? एक कूलॉम कितना था? 1 कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज पाया जा रहा है? इतना कूलॉम, है ना? बात समझ पा रहे हो? और एक कूलॉम में कितना स्टेट कूलॉम है? इतना स्टेट कूलॉम। एक कूलॉम तो स्टेट कूलॉम से बड़ा हो गया ना, एक कूलॉम तो स्टेट कूलॉम से बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? काफी बड़ा हो गया, काफी बड़ा है। ध्यान से देखें, है ना? कितना बड़ा है? 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। एक कूलॉम, एक स्टेट कूलॉम से 3 बिलियन टाइम ज्यादा है। बात समझ पाए? ठीक। अच्छा यहाँ पे आ जाए, FeMu इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है? 10 कूलॉम के बराबर। काफी बड़ा यूनिट है, काफी बड़ा यूनिट है। एक कूलॉम भी बहुत बड़ा यूनिट है, वो प्रूव करके हम देख चुके, अभी डिस्कस किया था ना। एक कूलॉम बड़ा यूनिट है, चार्ज है, कैसे समझाया था? एक कूलॉम भी बड़ा यूनिट चार्ज, और एक mu तो 10 कूलॉम के बराबर है। बात समझिए? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? स्टेट कूलॉम। इसी को क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। वास्तव में फ्रैंकलिन कहते क्यों? अमेरिकन साइंटिस्ट थे, नहीं थे? याद होगा, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। क्या बात करते हो? शुरुआती क्लास में 7 8 वगैरह में इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस किया जाता है तो फ्रैंकलिन के बारे में बताया जाता है। फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बारिश के दौरान पतंग उड़ा के देखा, तो जब लाइटनिंग हुई तो उनका जो नीडल था वो डिफ्लेक्ट हो गया। सब पढ़ाया जाता है छोटी क्लास में, जिसकी वजह से उनको स्टैंड हुआ, अच्छा ये चार्ज है। उन्होंने शुरुआती दौर में फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना? चार्ज को मेजर करने के लिए फ्रैंकलिन से पहले बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो गए, क्योंकि ठनका गिरता था उस टाइम, मर जाते थे। बात समझिए? फ्रैंकलिन ने मोटा जूता पहना हुआ था, फ्रैंकलिन बच गए, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करते समय फ्रैंकलिन भी मर जाते। उनके नाम को याद रखने के लिए फ्रैंकलिन कह दिया जाता है। बात समझिए? अगर कभी पूछते स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तो आप बोल देंगे फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन लिखा हो, स्टेट कूलॉम लिखा हो, दोनों सही है ना? या ESU लिखा हो, ये भी सही, ठीक। अच्छा, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा? अच्छा, बारिश में कहीं पतंग उड़ाया होता ही नहीं। हाँ? एक राइटर है राहत इंदौरी, मर चुके हैं बेचारे, बेचारे नहीं, विद्वान आदमी थे। उनकी एक गजल का एक लाइन आपको सुना देता हूँ, आप लोगों को सटीक बैठ रहा है अभी। वो लाइन है कि बात मेरी मान जाओ घर जल्दी आ जाया करो, बात मेरी मान जाओ घर जल्दी आ जाया करो, खर्च करने से पहले कुछ कमाया करो। बात मेरी मान जाओ घर जल्दी आ जाया करो, खर्च करने से पहले कुछ कमाया करो, जिंदगी क्या चीज है खुद ही समझ जाओगे। जिंदगी क्या चीज है खुद ही समझ जाओगे, कभी बारिश में पतंगे उड़ा करो। अपने समझ जाओ क्या होता है, बारिश में जब पतंग उड़ाना पड़ेगा खुद समझ जाओ।
जी फोकस। तो बारिश में पतंग उड़ा करके अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेस्ट किया था। अच्छा, लार्जेस्ट यूनिट पूछ ले, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपने अभी देखा जहां तक है उसके अनुसार क्या होगा, EM। समझ गए बात, समझे? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, EM। कोई डाउट? 10 कूलम के बराबर, और 1 कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर, 3.0 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर। लार्जेस्ट यूनिट क्या मिला, EM। समझ गए? कोई डाउट? इंक में है क्या? हाँ नहीं है। ब्लू एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ठीक है? और वो टॉपिक आपको मैंने बीच में छोड़ा हुआ है, याद करो कि आपको एक चीज छोड़ी हुई है, और वो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और क्या, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और क्या, एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो, इलेक्ट्रिकल बोलो, एक ही बात, समझ पाए? इलेक्ट्रोस्टैटिक चूंकि हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, बात एक ही, बात समझ पाए? ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक या और इलेक्ट्रिकल दोनों शब्द में आंसर एक ही, ठीक। अच्छा ध्यान से देखो, समझो, पहले एक एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन कर लें। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि शुगर का क्रिस्टल है, चीनी का क्रिस्टल है, एटमॉस्फेयर में रहता है तो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है इस तरह से, और जब वाटर में डालना चाहिए क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, वाटर में डाल दें ये डिसॉल्व हो जाता है, नहीं? क्रिस्टल के फॉर्म में है का मतलब क्या, सॉलिड फॉर्म में है ना? और जब हमने वाटर में डाल दिया तो मान लो एक सॉलिड फॉर्म में लाखों मॉलिक्यूल थे, तो अलग-अलग मॉलिक्यूल में बट गए वाटर में, हुआ यही नहीं इसके साथ? क्यों ये घटना एयर में क्यों नहीं हो रही, ये घटना एयर में क्यों नहीं हो रही जो वाटर में होगी? है ना? अच्छा, एक बात बताइए कि चीनी सॉलिड का जो है वो सॉलिड के फॉर्म में ही क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है? चीनी सॉलिड के एयर में, एटमॉस्फेयर में वो सॉलिड के फॉर्म में ही क्यों है, लिक्विड के फॉर्म में क्यों नहीं है, गैस के फॉर्म में क्यों नहीं है? तो जवाब है, इसका मतलब है कि इन सारे पार्टिकल्स, चीनी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपैरेटिवली स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक करके सॉलिड फॉर्म में। जवाब तो यही होगा, कंपैरेटिवली यही मॉलिक्यूल से यही सॉलिड इसमें डाल दिए तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन का हिस्सा बन गया ना, यानी वो क्या गया, जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। डिसॉल्व होने का मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स में बट गए, और मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि वो वाटर में नजर नहीं आ रहे। तो फिर एटमॉस्फेयर में सॉलिड का क्रिस्टल क्यों मिल रहा है, कारण क्या है? कारण बात स्पष्ट है, इसका मतलब क्या, एटमॉस्फेयर में जो शुगर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच का अट्रैक्शन, जब वाटर में शुगर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच के अट्रैक्शन से ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, यही माना मतलब। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझे तो जो कूलॉम्स लॉ था कि दो पॉइंट चार्ज हैं जिनके बीच का डिस्टेंस क्या मान लें, r मान लें, और इसके ऊपर एक पॉइंट, दोनों पॉइंट चार्जेस q1 और q2 हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो k q1 q2 बाय r स्क्वायर होता है। बात समझे?
जिसके लिए हमने k की वैल्यू ले ली कितनी 9.0 इंटू 10⁹9 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कितनी ले ली। तो यानी कि ये किसके ले ली हमने, ये कब ली, किस कंडीशन में, कहने का मतलब यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज पार्टिकल वही रहे, उनके बीच का सेपरेशन भी वही रहे, आर भी वही रहे, मैग्नीट्यूड भी वही रहे, तो फोर्स कम हो जा रहा है कब, जब चार्ज पार्टिकल किस मीडियम में रखा है, चाहे वो एयर में रखा है या वाटर में रखा है, किस मीडियम में रखा है चार्ज पार्टिकल, उसके आधार पर फोर्स लगने लगा। ये तो यही डिसाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि सिस्टम तो हमने नहीं बदला। अगर ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, मान लो चीनी के दो मॉलिक्यूल हैं जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एयर में हम जो लग रहा है वाटर में डाल दिया तो कम लगने लगा, यानी हमने बदला क्यों, क्या ये सिस्टम तो वही है लेकिन हमने इस सिस्टम के बीच का जो मीडियम है ना वो बदल दिया। बात समझ पाए, नहीं समझे, मतलब आपको यहाँ से बात अंडरस्टैंड हो रही है। वो क्या बात है, वो बात है द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड particles not only depend on the magnitude of the charges of the particles but also depends on the medium between them, है ना, यही समझ पैदा हुई ना कि दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सिर्फ पार्टिकल के ऊपर जितना चार्ज है और पार्टिकल के बीच में जितना सेपरेशन है उसी पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि पार्टिकल के बीच में मीडियम कौन सा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। यही मिला ऑब्जर्वेशन, तो यही आपका कॉमन लाइफ का ऑब्जर्वेशन है। कूलॉम्स लॉ पढ़ लिए जहां से आपको ये कॉमन बात पता चल गई, है ना, कि F equals to K Q1 Q2 by R squared है, जहां पे K हमने लगा दिया एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए। अब K की क्या वैल्यू होगी वो तो समय बताएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर रहा है, अलबत्ता एक तीसरी चीज पे डिपेंड कर रहा है, और वो तीसरा चीज क्या है, मीडियम, किस मीडियम में चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। आप अपने कॉमन लाइफ में बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करते हो, देखते हो ये मिट नहीं रहा है ना, तो पानी से मिटाते हो तो मिट जाता है सामने से, क्यों मिट रही है, क्यों नहीं मिट रहा है, क्योंकि इनके पार्टिकल और जो व्हाइट बोर्ड का पार्टिकल है उसके बीच में कंपैरेटिवली अब स्ट्रांग फोर्स लगने लगा है ना, और पानी डालने से क्या हुआ, अब वो लग कहाँ रहा था, वो स्ट्रांग फोर्स एयर था वहां पे मीडियम, और आपने वहां पे डाल क्या दिया, वाटर, मीडियम बदला वाटर, और जब मीडियम बदल दिया तो मिट गया, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, है ना। अच्छा, उससे वाटर से भी नहीं मिट रहा है, तब आपने थिनर यूज किया, थिनर एल्कोहलिक होता है ना, तो आपने इथर यूज किया, एल्कोहलिक मॉलिक्यूल यूज किया, यानी कि और मीडियम बदल दिया जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्या हो गया, कम हो गया। देखो ड्राई क्लीनिंग वगैरह में पेट्रोल वगैरह का यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है कि आमतौर पे आप पानी में कपड़ा क्यों साफ हो जाता है, कपड़े में गंदा लगा क्यों, अगर कोई गंदगी कपड़े से चिपक गई है इसका मतलब कपड़े और उस गंदगी डर्ट पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है ना। पानी में तो वो साफ क्यों हो जाता है, क्योंकि मीडियम बदल जाता है, अगर एयर में है वही तो नहीं झड़ेगा, क्यों नहीं झड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ज्यादा है और वाटर में डाल दिया तो मीडियम हमने बदल दिया दो चार्ज पार्टिकल के बीच, मीडियम बदल दिया। मीडियम बदलने से अब चार्ज पार्टिकल वही है, उसके ऊपर पाया जाने वाला चार्ज वही है, उसके बीच का सेपरेशन वही है, फिर भी फोर्स कम हो गया। तो हमारा ऑब्जर्वेशन, ये तमाम ऑब्जर्वेशन जो है इस बात को इंडिकेट करते हैं कि भैया द डिग्री मतलब कितना, हाउ मच, द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, not only depends on the magnitude of the charges of the particles but also depends on the medium between them, medium पे भी डिपेंड करता है। बात समझ पाए? मतलब मीडियम इस बात का परमिशन देता है कि भैया कितना फोर्स लगोगे, बेशक सिस्टम ऑफ चार्ज वही है और उसके बीच का मीडियम बदल जाए, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, मीडियम बदलेगा। मीडियम्स फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से दैट मीडियम्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल आल्सो प्ले a crucial role to decide how much force should be act between the two charge particles, है ना? बोलो ना, ऑब्जर्वेशन तो आपका यही कह रहा है नहीं? तो फिर अब हम इसको नाम क्या देंगे? तो नाम सब लोग बैठ के बोले विचार विमर्श करके दे दो, नाम दे दिया गया। बोला इसको बोलेंगे क्या, इस प्रॉपर्टीज का नाम क्या देंगे? इस प्रॉपर्टी का नाम देंगे हम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्ची बार-बार इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कैसे, बात समझ? इस प्रॉपर्टी का नाम क्या देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी, क्योंकि मीडियम परमिशन दे रहा है कि कितना फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। ये परमिटिविटी का मतलब क्या, अगर इसको ध्यान से देखो, संधि विच्छेद कर दे इसका, तब एबिलिटी टू गिव परमिशन, नहीं बोलो ना, यही होगा इसका मतलब। नाम ऐसा थोड़ा है, अब कोई बहुत गोरा है उसका नाम कलवा थोड़े रख देगा, ढक दिया गया तो गलत रखा गया। कलवा रखते जैसे एक्सचेंज उसी तरह से, जैसे घटना घट रही है उस तरह से नाम। देखो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो 1 मिनट भी मिस कर दोगे ना तो बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि मेरा पढ़ाई फ्लो होता है। बात करना रुक जाओ, मैं भी बात ही करना चाहता हूँ, अभी भी बात ही कर रहा हूँ वैसे ही बात, लेकिन जब पढ़ा रहा हूँ तो एकदम फोकस करो। बात करना है तो दिन रख लीजिए, बोलिए सर 5 मिनट टेस्ट दे दो, लेकिन जब पढ़ा रहा हूँ तो फोकस करो, छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं पाओ। मैं बार बार कहता हूँ रेगुलर क्लास अटेंड करो, जो नोट्स दूँ पढ़ो, जो क्वेश्चंस दूँ करो, जितना मैं दे रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं है, हाँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, किताब पढ़ो करते जाए, है ना? एबिलिटी टू गिव परमिशन, परमिशन देने की एबिलिटी, क्योंकि ये तो यही कहेंगे ना भैया मीडियम डिसाइड कर रहा है स्ट्रक्चर को, मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज वही है लेकिन लगने वाला फोर्स अलग अलग हो गया, इसका मतलब मीडियम कितना फोर्स लगेगा इसका परमिशन दे रहा है, परमिटिविटी, इसलिए नाम उसका रखा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। समझ गए बात को, बात समझे? अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसका कैलकुलेट किया गया? आमतौर पे चार्ज पार्टिकल कहाँ होते हैं, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना? आमतौर पे वो होता कहाँ पे, एयर में, नहीं तो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन कहाँ का होगा आम चीजों के लिए, एयर, है ना? इसलिए एयर का या वैक्यूम का, जिसको हम फ्री स्पेस कहते हैं, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ, और एयर का देखा गया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मतलब एयर में चार्ज पार्टिकल को ले लिया गया और वैक्यूम में ले लिया गया, तो अगर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल वही है, यानी जो चार्ज पार्टिकल्स लिए गए हैं वो उनका मैग्नीट्यूड वही रखा गया और उनके बीच का सेपरेशन वही रखा गया, तो देखा गया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन या कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उस सिस्टम ऑफ चार्ज का, वो एयर और वैक्यूम दोनों में लगभग एक जैसा है। इसलिए हमने एक रेफरेंस चूज किया और जिस रेफरेंस को हम नाम क्या दिए, एब्सोल्यूट, क्या नाम दिए?
एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लो, परमिटिविटी। बात समझे? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या? एब्सोल्यूट शब्द का मतलब क्या? बहुत जगह पे एब्सोल्यूट पढ़ते होंगे। हाँ? नेगेटिव नहीं होगा वो कभी। हाँ रे, वो अलग चीज है। एब्सोल्यूट शब्द का मतलब आप एब्सोल्यूट हो, जैसे मैं बोलूं कि कोई पर्सन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, कोई पर्सन भगवान नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट शब्द का जो हिंदी मीनिंग है ना, वो परम, परम, चरम, परम। बात समझ पाए? जिसका कंपैरिजन किसी और से नहीं हो, हाँ, जिससे हम दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ पाए? बात समझे? देखा गया ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है कहां पे? जहां क्या है? वैक्यूम है? यानी ये के की वैल्यू जो है ना, ये के की वैल्यू आने वाले टाइम पे वो मैक्सिमम होगी कब? जब वैक्यूम हो, जब एयर या वैक्यूम हो। अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ भी है तो देखा क्या ऑब्जर्वेशन करके के की वैल्यू क्या होगी? कम, यानी फोर्स कम मिला है तो ये वही है, ये वही है, तो के की वैल्यू कम होनी चाहिए। बात समझ पाए? बात समझे? यानी ये क्या है? सबसे उम्दा है, चरम पर है। जिस ऑब्जर्वेशन को हम करने जा रहे हैं उसके लिए क्या है? चरम पर है। बात समझे? बात समझ पाए? इसलिए इसको एब्सोल्यूट मान लिया गया। कभी भी आप कंपैरिजन करते हैं तो एक को एब्सोल्यूट माना जाता है, दूसरे को रिलेटिव। समझ गए बात को? एब्सोल्यूट बोला जाए या नहीं बोला जाए, पढ़ाई करते समय हमेशा ध्यान रखें। जब भी तो आपको टॉपिक आएगा रिलेटिव फलाना, रिलेटिव ढिमकाना, रिलेटिव ये, तो भैया किसके रिलेटिव? किसके रिलेटिव? तो फलना के रिलेटिव, तो फलना एब्सोल्यूट हो गया। अब समझ में आई बात? जिससे आप रेफरेंस ले, जिसको आदर्श मान करके उससे रेफरेंस ले रहे हैं, वो आदर्श जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट है, वो किसी का कंपैरिजन नहीं है, उससे कंपेयर करके आप निकाल सकते हो उसको। वो एक्सपेरिमेंटल। समझ पाए? बात समझे? तो आपको कौन सी बात समझ में आई? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब क्या? द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। उसके रिलेशन में है। समझ में आ गया? तीनों टर्म समझ में आ गए? अभी भी इसके ऊपर डिस्कशन बाकी है, ठीक है? बंद करो आज इतना ही। घर